कि क्या रचनाओं को या लेखकों को एक ख़ास तरह के वर्गीकरण में रख देना ठीक है या ठीक नहीं है। तो उसमें एक दलित का आजकल बहुत अधिक रहता है कि दलित साहित्य। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा देखना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, साहित्य साहित्य है, साहित्य का एक सेतु है पाठक के साथ में। अब इसमें ये संदर्भ भी हो सकता है, वो संदर्भ भी हो सकता है। अब मैं इसको सिर्फ इसी नाते देखना शुरू करूँ कि ये नारी प्रधान चरित्रों को लिखा हुआ है, या ये दलित है, या ये अमुक राजनीतिक विचारधारा का है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो एक स्वतंत्रता है, उसकी एक स्वतंत्र अस्मिता है, उसकी एक गरिमा है साहित्य के रूप में, हम उसमें अनावश्यक रेखाएं खींच रहे हैं, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ। और इस बात से वो जुड़ जाती है बात जब स्वदेश जी कहती हैं कि आप स्वदेश्य या ऐसा, मुझे लगता है कि साधना और उद्देश्य पहले से ना, मैं स्वदेश्य नहीं लिखती हूँ। मेरे उसमें ठीक मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें आप कुछ पहचान रहे हैं, कोई किसी पीड़ा को, या और उसमें अपने आप अगर कोई अर्थ निकल के आता है तो वो सही होता है। तो लेकिन कुछ सोच के नहीं मैं लिखती कि इसमें ये मतलब निकलना है तो मैंने इसलिए ये लिखनी है। लेकिन जहाँ तक विमर्शों की बात है, आप सही कह रहे हैं कि आजकल 3 तरह के विमर्श खूब चल रहे हैं। 2 तरह के, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, और तीसरा उसमें अब जुड़ गया है प्रवासी साहित्य जो कि एक अलग धारा बन गई। तो आजकल ये इन तीनों का अलग चर्चा होता है, और मैं भी ये नहीं मानती कि इस तरह के वर्गीकरण होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो साहित्य का विद्यार्थी है उसे विश्लेषण करने के लिए, समझने के लिए कि साहित्य में क्या क्या धाराएं चल रही हैं, तो उसे इस तरह का वर्गीकरण करना पड़ता है। खासतौर से इतने ढेर सारे दलित लोग दिख रहे हैं और उनके लेखन में एक ख़ास तरह की चीज़ है, एक ख़ास तरह का समाज उभरता है, एक ख़ास तरह की भाषा होती है, एक ख़ास तरह की इमेजेस होती हैं। तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से अब तक जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे वो कैसे ही अलग है। और इसी तरह स्त्री विमर्श की भी बात है कि किस तरह से वो उसमें स्त्री की भीतर की अभिव्यक्ति प्रामाणिक हो चुकी है, जो कि पुरुष लोग नहीं दे सके, और उसमें कितनी प्रामाणिकता है, क्या फ़र्क है कि, तो ये सब उनको देखना ज़रूरी होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि प्रवासी साहित्य को भी मुख्य साहित्य धारा में नहीं लिया जाता, और वो भी एक तरह से अलग साहित्य की धारा बन गई है। तो लेकिन उसके मामले में भी यही बात उठती है कि अलग से, जैसे कि मैं पहले अकेली थी लिखने वाली, है ना, बाद में बहुत से लोग जुड़ गए, लिख रहे थे, बात को पता नहीं था। और हाँ आपको मालूम पड़ गया। तो हुआ ये कि मैं हमेशा अपने आप को मुख्य धारा का ही हिस्सा समझती थी, लेकिन मैंने देखा कि प्रवासी साहित्य का हिस्सा बन जाने में भी कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि फिर चर्चा ज़्यादा होने लगी जी। प्रवासी साहित्य के नाम से। अब बहुत सारी वहाँ पे कई तरह के अब सम्मेलन होते रहते हैं। मैं हर साल जाती हूँ, हर साल कोई ना कोई प्रवास, एक नहीं 4-5 प्रवासी साहित्य सम्मेलन हो रहे होते हैं, बल्कि मैं हर जगह जा भी नहीं पाती, किसी एक आध में चली जाती हूँ। तो वहाँ पे फिर वही कि एक तरह से उनको, पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि कुछ अलग है। मुझे याद है जब मैं वहाँ थी तो वहाँ एक लेखिका है अल्पना मिश्र, तो कहने लगी, सुषम जी, हम आपकी हमेशा कहानी का इंतज़ार करते थे, हंस में जब भी देखती थी कि आपकी कहानी है तो मुझे लगता था इसमें कुछ नया होगा। तो हम जिस जीवन, तो इसी तरह दलित विमर्श, मुझे दलित कहानियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन, मतलब बहुत पीड़ाजनक, बहुत ही पीड़ादायक जीवन होता है वो, पर ऐसी स्थितियाँ जिनके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, वो स्थितियाँ हमें इन कहानियों में मिलती हैं। तो इसलिए वो अपना एक तरह से अलग स्थान बना लेते हैं, और इसलिए इसी तरह उन पे विमर्श बन जाता है। तो मुझे लगता है मैं ये लाभान्वित हुआ हूँ आपकी बात सुनते हुए। संभवतः वर्गीकरण का भी अपना कुछ महत्व है, समझने की दृष्टि से, या
अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अब इतने सम्मेलन हो रहे हैं तो प्रवासी साहित्यकार हैं तो उनको पहचान भी मिलती है और उसके साथ कुछ सुविधाओं में भी वृद्धि हो जाती है, चाहे उसका रचना प्रक्रिया से सीधा संबंध नहीं हो, लेकिन पहुंच की दृष्टि से एक है। अनिल जी, आप भी हाल ही में भारत के और भारत के बहुत लेखकों से आप मिली हैं, अगर आप एक पाठक के रूप में प्रवासी साहित्यकारों के रचनाओं को भारत में रहकर जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके रचनाओं से तुलना करें तो आपको क्या लगता है, कुछ मूलभूत अंतर है क्या? बहुत अंतर है। अच्छा। पहली बात तो मैं जब बात कर रही थी सुषमा जी, कई बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, खैर उसको छोड़िए। अभी हमने भारतीय कौंसलावास में हम लोगों ने बोला था, मैंने इसी विषय के ऊपर बोला था, हमारे उनकी रचनाओं में बहुत अंतर है और वो चाहते भी हैं वहाँ के पाठक कि यहाँ, जैसे मैंने एक जगह कहानी पढ़ी तो कि आप सिर्फ अमेरिका की कहानी बताइए जिसमें अमेरिकी जीवन हो, और ये बात सही है, हम लोगों के विषय बहुत कम हो जाते हैं प्रवास में रहने के कारण। जो लोग वहाँ ज़मीन से जुड़े हैं, जो उनकी मूल समस्याएं हैं, उनमें उनकी पैठ ज़्यादा है, उनकी संवेदना ज़्यादा है, उनकी कहानियों में गहराई भी ज़्यादा है। हम लोगों के लिए कुछ विषय बचते हैं जो प्रवास से संबंधित हैं। तो जो प्रवास से संबंधित विषय हैं, कुछ विषयों से तो वो उस ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी रचनाओं में, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे खुद नहीं कहना चाहिए, भारत के जो उच्च कोटि के लेखक हैं, प्रवास में कोई भी मुझे वैसा उस श्रेणी का नहीं लगता। क्योंकि सुषमा लिखती हैं, उनकी बात अलग है, परंतु जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, जो आपको लगता है वो ठीक है। हाँ, पर क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना कि वो उनकी रोटी है, जो मूल समस्याएं हैं, जो उनका दर्द है, जैसे ये बता रही थी दलित की, हम लोग यहाँ बैठकर वो बात नहीं लिख पाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ के जो माइनॉरिटी में लोग हैं या हम हैं, उनकी समस्या, पर वो हमारा होगा हुआ दर्द नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए आपको इंटरप्ट करना चाह रहा था ये बात लेते हुए, क्योंकि मैं अगेन हम अपने अपने सहमति असहमति के स्थान रखते हैं। मैं इस बात से सहमत होने में थोड़ा सा मुश्किल में अपने को पाता हूँ कि उनके वहाँ पर गहराई ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर गहराई नहीं है, और उसका संबंध इस बात से हो कि वहाँ पर ऐसी समस्याएं, यहाँ पर ऐसी। मुझे लगता है जो भी रचना है अंततो गत्वा, ये शब्द अच्छा लगा कि नहीं आपको, तो अंततो गत्वा वो आपका मन स्थितियों के साथ में किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या तालमेल बन रही है और कितना रस आपकी अभिव्यक्ति में है उसको लेकर सहेजने का। तो वो चाहे आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, होनोलुलु में हो, झुमरी तलैया में हो, ऐसा मैं ऐसा देखना चाहता हूँ ऐसा। हालांकि ये है कि साधना का जो स्वरूप है वो सीमा जी यहाँ पर भी वैसी कर सकती हैं, भारत में भी कर सकते हैं, यहाँ भी ना करें वहाँ भी ना करें, तो वहाँ भी खराब लेखक हैं, यहाँ भी खराब लेखक हैं। तो इसलिए गुणवत्ता का तय करना इस आधार पर मुझे लगता है कहीं कहीं हम अपने प्रति अन्याय करेंगे। मैं सुषमा जी के पास आने से पहले आप दोनों इस बारे में क्या सोचते? नहीं, मैं समझ रही हूँ कि अनिल क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है जस्ट बिकॉज हम लोगों ने अगर दर्द तो दर्द है, चाहे वो दर्द हमको किस वजह से हुआ है, पीड़ा तो पीड़ा ही है ना, उसको हम परिभाषित नहीं कर पाते। ये कहना कि उसमें गहराई ज़्यादा है क्योंकि उनकी अनुभूति में पीड़ा ज़्यादा है या उनकी समस्या ऐसी है, मैं उस बात से इतना सहमत नहीं होंगी। मैं बात सही है, जहाँ पर लेखक जो लिख रहा है और जो उसकी अनुभूति है, जैसे आपने कहा था ना, किरदार और शब्दों का चयन। अब यहाँ पर अभी अगर कोई कविता अपनी रचना पढ़ के बताएंगे तो अनुभूति तो वैसी है, लेकिन किस तरह से किस अनुभूति को किन शब्दों में आपने उसको अभिव्यक्त किया है, उस पे उसकी गहराई हमें समझ में आती है। सुधीर जी, सवाल आपके पास वही है, मैं ऐसे अपनी तरफ से थोड़ा अलंकरण कर रहा हूँ। तो यदि आपने जीवन भारत में जिया है तो आपका जो संवेदना का स्तर है वो अगर आप भारत से बाहर आ गई, अमेरिका में आपका जीवन आगे प्रवाहित होता रहा, तो क्या संवेदना का स्तर है उसमें कुछ अंतर मूलभूत से जो आसपास का वातावरण है, सुविधाएं, वो क्या कर सकती हैं, कर देती हैं? साथ साथ दूसरा जो आपकी सृजनात्मक आँच है वो भारत में ज़्यादा प्रखर रहेगी, यहाँ कम हो जाएगी, ऐसा हो भी सकता है। आप क्या सोचते हैं? दूसरे सवाल का जवाब है नहीं।
एक ही सादा सा जवाब है। और वो जो आप पहला कह रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे जी कि जब आपने हमें यहाँ बुलाया था तो आपने कहा था रस आस्वादन, तो उसमें रसास्वादन में संवेदना की भी एक भूमिका है, लेकिन साहित्य पढ़ने वाले जो हैं वो संवेदना से हटकर लिखे हुए साहित्य को में भी रसास्वादन वो ले सकते हैं। और जो चूँकि मेरा शायद सीमा और मैं कुछ हद तक इसमें एक तरफ है, कंपैरेटिव लिटरेचर मेरा बीए में मतलब और शौक़ भी यही था बहुत ज़्यादा, तो भी मैं अगर उसको देखती हूँ तो ये सवाल मेरा प्रवासी साहित्य लिखने वालियों से नहीं है, ये मेरा सवाल अपने आप से है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रवासी साहित्य जो है जी जी वो अमेरिका के बारे में ही हो। प्रवासी साहित्य की लेखिका या लेखक जो हैं वो हिंदुस्तानियों की स्थिति से ही लोगों को अवगत करवाएं। अगर मैंने जो लिटरेचर की कमेंट्रीज रिसेंटली पढ़ी हैं कि वाई सम ऑफ द बेस्ट इंडियन लिटरेचर एंड राइटर्स are not getting the kind of attention they should be getting, is partly because that they have decided to take up the cause of the Indians living here. But literature is not fighting for a cause. Literature is literature. तो उसमें रसास्वादन की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि अगर आप पर्वतारोहण के बारे में लिखें या किसी और देश के बारे में लिखें और आप हिंदुस्तानी ही हैं और प्रवासी हैं यहाँ पे, तो उसके साथ पढ़ने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या थोड़ी सी अलग होगी और वो ऑडियंस जो है हो सकता है आपको मेन स्ट्रीम रीडरशिप के करीब पहुँचा दे। तो थोड़ा सा ये बात पर भी आप जोड़ें जी। हाँ, जो ये कह रहे हैं और जो सबने कहा है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अनिल को कहिए कि आप इंग्लैंड के बारे में कहानी लिखे या फलां के बारे में, तो ये संभव नहीं है। हमारा जो परिचित जगत है, लेखक का जो अपना जगत है, उसी के बारे में वो लिख सकता है। किसी नई जगह पे जाएगा, कर सकता है वो साल 5 साल वहाँ रहे, अच्छे तरह रिसर्च करें तो वो लिख सकता है। लेकिन अनिल ने जो कहा उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि सरोकारों की बात है। प्रवासी साहित्य के जो सरोकार हैं वो उनके बारे में लिखेगा और जो हिंदुस्तानी लोगों के, भारत के लोगों के सरोकार हैं वो उनके बारे में लिखेगा। तो वहाँ पे अगर दलितों और औरतों के साथ इस हद तक अन्याय हो रहा है तो वो उस अन्याय के बारे में लिखेगा। और हमारे यहाँ पे न्याय का या दुख का एक स्वरूप और है ना, माइनॉरिटीज की पीड़ा हो सकती है जो भी, तो वो उसके बारे में लिखेगा और दोनों ही महान साहित्य हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये महानता की बात को लेके जब हम आगे बढ़ रहे हैं और महान होना कोई सोचकर घर से नहीं निकलता कि मैं आज महान हो जाऊंगा, फिर उसके द्वारा होता क्या है, वो धीरे धीरे महान हो जाता है। तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि आप प्रेरणा की प्रतीक्षा करते रहे कि भाई मैं प्रेरणा आएगी तब लिखूंगा, तो हो सकता है आप बहुत कम लिखें। और अभ्यास के द्वारा कहते हैं भाई कुशलता आ जाती है। तो जो व्यावसायिक रूप से लिखा जा रहा है, चाहे वो फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, उसके पास दबाव है, पैसा आएगा, घर चलेगा, घर चलाना है, लिखना है। तो कहीं जो व्यावसायिकता के दबाव से लिखने वाले हैं उनकी रचनात्मकता जो है उसकी भी एक उर्वरा है और वो फिल्मों के माध्यम से भी हमारे पास आ रही है। तो ये वाला जो सवाल है व्यावसायिकता का और स्वतंत्रता का, इसको लेकर आप यदि कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं ये बाजार जो है वो हर कहीं है ना, और बाजार की बात हमेशा उठती है कि
जैसे कि ये विषय जो हैं, जैसे कि आपने सेक्स का विषय लिया, या आपने कुछ एक विषय जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, कोई भी उस समय की ख़ास घटना हो सकती है। तो जैसे 9/11 हुआ, आपने 9/11 के बारे में कोई उपन्यास लिखा तो उसको बाजार मिल जाएगा। तो ऐसे जो भी घटनाएं होती रहती हैं उन पर आदमी लिखता है। अब ये है, लेकिन इससे फर्क है, अगर आप सच में अंदर से महसूस करते हैं और उसके बारे में अच्छी रचना देते हैं तो वो है। लेकिन अगर आपने किसी फैशन में आके लिख दिया और वो चलता माल है तो फिर वो व्यावसायिक ही बना रहेगा। मैं सुषमा तो जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पर, क्योंकि मैंने कई रचनाएं आजकल पढ़ रही हूँ, उनके बहुत नाम है, बहुत शोर है। आप पढ़ते हैं तो आपको साफ पता लगता है कि एक फॉर्मूला कहानी लिखी गई है। आपने पढ़ा आजकल, जैसे इन्होंने बताया, देह विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर ये डाला, ये मसाले डाल कर कहानियाँ बनी हुई हैं और फिर फेसबुक पे डाले गए हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं और छप भी रही हैं। लेकिन उनकी उम्र बहुत कम होती है ऐसी रचनाओं की। पाठक तो उनको मिल जाते हैं वाह 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 करने वाले। तो जो इन्होंने बोला, जो संवेदना के साथ लिखी जाती है, जो आपने अनुभव करके लिखी है बात, हो सकता है वो कम ही लिखी गई, उनकी गुणवत्ता अधिक है। पर यह आपने जो बात कही वो सही है। बहुत से लोग ऐसे व्यावसायिक लिखते, पन्नों पे पन्ने लिखे जा रहे हैं, क्योंकि जितनी मोटी किताब होगी उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे और ये वाला विषय लोग पसंद करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन वो ज़्यादा ना पाठकों की स्मृति में रह जाते हैं, ना उनको कोई। तो व्यावसायिकता से मैं आप पे आरोप नहीं लगाना चाहती, पर बहुत एक शब्द है जर्नलिस्टिक राइटिंग, तो बहुत बार ये मान, जैसे कि जो जर्नलिस्ट लोग हैं उनको तो प्रोड्यूस करना ही है, उनको तो अगर कॉलम उनका है तो उसके लिए उनको हाँ लिखना ही है। तो उसमें यह है कि अगर रोज़ अखबारों में छप रहा है और एक दिन अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कि वो इतने प्रेरित नहीं थे। और लेकिन अगर यही चीज़ किताब के रूप में आती है कि वही चलता बातें जो वो उनको लिखनी होती हैं, तो वो जर्नलिस्टिक लेखन कई बार बड़ी सतही बन जाता है। लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो किताब का लेखन अलग से करते हैं, सोच समझ के और गहराई में जाके, और रोजमर्रा का काम वो जो उन्हें करना होता है वो करते हैं। तो रोजमर्रा का काम और ऐसा काम जो अधिक समय तक जीवित रहे, जिसमें थोड़ा स्थायित्व हो, या हम कहें जो मानवीय मूल्य हैं उनका एक यूनिवर्सल जो डायमेंशन है, वहाँ तक जो रचनाएं हमें ले जाती हैं वो बहुत वर्षों तक जीवित रहती हैं। जैसे उनके जो पात्र हैं वो हमारे पास रहते हैं, 10 बरस पहले पढ़ो, 20 बरस पहले पढ़ो, ऐसा लगता है कि किताब वापस पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसे में समय परिवर्तन के साथ में जो हमारी संवेदनाएं हैं वो भी इस तरह हो जाती हैं कि उस तरह की संवेदना वाले पात्र से शायद हम उतना जल्दी न जुड़ पाएँ। जैसे अगर नदी के द्वीप जो अज्ञे जी का उपन्यास है उसका मैं उदाहरण लूँ, वो जिस तरह से उस मन में ले जाते हैं, उनका जिस तरह से एक दूसरे के संबंध का विकास है, तो आपकी नवाबों की रसकथा तक आ जाते हैं अगर, तो यहाँ परिवेश अलग है, इसका विकास अलग है, उसकी इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग जो पुराने प्रणय रचनाएं हैं उनसे उस तरह जुड़ पाए या न जुड़ पाए। आप इस बारे में क्या ऐसे ही देखती हैं जैसे मैं देख रहा हूँ, या ऐसा है कि कुछ है जो कालजयी है, जो कुछ रचनाओं में है? अब मैं यहाँ पे आध्यात्म की तरफ या हमारे जो पारंपरिक है, तो जब रामचरितमानस है तो हमेशा रामचरितमानस रहेगा। तो साहित्य और जो ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें विभाजन रेखा क्या यही है कि वो एक काल के साथ में एक संवेदनात्मक ऐसा रिलेशन है कि थोड़ी वल्नरेबिलिटी साहित्य में रहती है काल के साथ? तो मैं आध्यात्मिकता की बात नहीं करती, पर मैं इंसान को केंद्र में रख के बात करती हूँ कि जो इंसान है वो हमेशा उसके संदर्भ बदलेंगे, है ना। आज वो दफ्तर में नौकरी करता है, पहले वो शायद वो मुंशीगिरी करता था, है ना, तो उसका संदर्भ अलग था। लेकिन अगर उसका अपमान होता है तो वो चोट तो वही है ना। तो अगर इंसानी अनुभूतियाँ आपके
केंद्र में रहती हैं, लेखन के केंद्र में रहती हैं, इंसान केंद्र में रहता है, तो उसके बदलते जो भी समसामयिक संदर्भ हैं उनके साथ आप जब कहानी कहेंगे तो उसमें नयापन भी तभी आएगा, है ना, तभी वो उस युग की होगी जिस युग में लिखा जा रहा है। लेकिन इंसान का होना, इंसानी अनुभूतियाँ नहीं बदलती, उनके संदर्भ खाली बदलते हैं। पीड़ा तो पीड़ा है, पीड़ा का स्वरूप बदल सकता है, और जो चीज़ें आपको पीड़ा पहुंचाती हैं वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन पीड़ा तो है, वही है ना। तो अगर आपकी रचना में इंसानी अनुभूतियाँ केंद्र में हैं और संदर्भ बदलते जा रहे हैं, तो वो रचना तो संदर्भों को पार करके भी, अपनी समसामयिकता को पार करके भी जिंदा रहेगी। और जब आप अज्ञेय की बात करते हैं या जो हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तो क्योंकि राम की खुशी, राम की पीड़ा, राम का बिछड़ना और सीता का अपमान और जो कुछ भी उसमें होता है, वो सारी अनुभूतियाँ हम खुद महसूस करते हैं, इसीलिए वो कहानी हमें प्रिय है। तो ये प्रियता की बात लेके बहुत संक्षेप में क्विज की जैसे क्वेश्चन है, तो आप तीनों चारों मुझे बताएं कि ऐसी रचना जो आपको लगता है कि ये कुछ शाश्वत तत्व लिए हुए सी आपके साथ जुड़ी है, यानी कई बरस पहले पढ़ी तब भी उतनी अच्छी लगी, या शायद अब और भी अधिक अच्छी लगती है जितनी कि पहली बार पढ़ते समय लगी थी। और इसके साथ आप ये जोड़ दें कि आपके प्रिय लेखक, यदि आपको कोई राजनीतिक दबाव रोके नहीं, तो बताएं टॉप 3 हिंदी राइटर्स अभी या पहले के, जो भी आप। तो सवाल सुदेश जी आपसे। पिट गई मैं तो। आपका मुझे एक शब्दों का चयन आज और भी अच्छा लगा, कालजयी, क्लासिक, दोज लिव फॉर एवर। जैसे 2 उपन्यास ऐसे हैं, बहुत से हैं, मगर मैं 2 का नाम लूँगी जो वक्त से पहले लिखे गए। एक का तो जिक्र आप कर चुके हुए हैं, नदी के द्वीप जी, और दूसरा वाला शरद का एक उपन्यास था, चरित्रहीन जी। मैं बंगाली लिटरेचर की बहुत मुरीद हूँ। तो जो शरद का उपेन है उसमें मेन किरदार, और जो किरणमयी है, वो अपने वक्त से बहुत आगे हैं। और भुवन, नदी के द्वीप और रेखा का जो रिश्ता है, वो भी अपने वक्त से बहुत आगे है। और आज से 50 साल बाद तक भी ये उपन्यास जो हैं, आई एम गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स, और फॉर दैट मैटर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो थी वैशाली की नगरवधू। और अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ कि भाई अगर मुझे 2 लोगों के नाम लेने पड़े जिनकी मैंने कहानी आज से 50 साल पहले पढ़ी और सोचा कि ये औरत जब भी कुछ लिखेगी तो मैं उसे पढ़ूंगी, कृष्णा सोबती। उनकी कहानी मैंने पढ़ी थी 3 पहाड़, और वक्त चूँकि आपके पास कम है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन उसका सिर्फ एक वाक़या, एक टीनेजर लड़की पढ़ती है, वो मेरे दिमाग में खूब गया कि वो पहाड़ के बाहर बैठी है किसी बेंच के ऊपर, और शी इज़ वेरी सैड, शी इज़ वेरी अपसेट। स्टोरी अगर आपको याद है तो। और कोई एक टोटल अजनबी जाता है जो उसको नहीं जानता, तो उसके आस खड़ा होकर देखता है कि वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसका एक छोटा सा सेंटेंस, इस राह तो बहुत जन आते जाते हैं, इट स्टक and give me 30 seconds more. I remembered it 50 years later. एक प्लेन में जा रही थी और ख़ास खुश नहीं थी जिस भी बात थी, और प्लेन के वो जो विंडो है उससे बाहर देखती चली जा रही थी। तो एक अजनबी मेरे पास जो बैठा हुआ था, बहुत देर बाद उसने ऐसे मेरे कंधे पे ठोका, तो कहता है कि if you don't mind, I'll keep an eye on the wing for you. You can rest your eyes. मैं उस आदमी को कभी दोबारा नहीं मिली, मैं उसको, मगर वो अगर मुझे कोई कहे कि सुदेश, you pick up one of the tenderest moments of your life, and there is this woman in her late 30s, and there is this gentleman, I have never seen him again, I don't know his name, but look at this.